वेलकम टू आरटीएम क्लासेस। आरटीएम क्लासेस के मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम इसमें होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और बिहार पीसीएस से निकलने वाले सीडीपीओ आदि की तैयारी करने में जहाँ भी होम साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को मांगा जाता है वहाँ पे आपको ये यूज़फुल होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आज पहला वीडियो कुछ नोट डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई। आज का सब्जेक्ट है, आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम शॉर्ट में CHO भी लिखते हैं। इसके संबंध में इसको देखने से पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या इसका संगठन 3 तत्वों से हुआ है। C का अर्थ होता है आपका कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन होता है। इनके मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होते हैं। ये इनका रेशियो होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन के 3 अनुपात होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कहते हैं, श्वेत सार भी कहते हैं, श्वेत सार भी कहते हैं, मंड, स्टार्च आदि को हम कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कई सारे फॉर्म हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 3 तत्वों का संगठित रूप होता है, जो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। संक्षिप्त शब्दों में हम इसे कभी कभी कार्बोज भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोज भी इसे बोला जाता है। इसी क्रम में इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे की जानकारी पे चलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा होगा आपने की तैयारी के दौरान कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। क्या करता है? एक एनर्जी प्रोवाइडर है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का कार्य करता है, मतलब ऊर्जादायक है। ठीक है, 1 ग्राम, ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, अगर इसे हम कार्बोज लिखेंगे तब भी सही होगा। 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 कैलोरी मिलती है। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि 1 ग्राम कार्बोज, अगर आपके आहार में 1 ग्राम कार्बोज जिससे हमें मिलता है, जैसे चावल है, स्टार्च वगैरह की चीज़ें, आलू है, तो उनसे क्या होता है, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट अगर आपके थाली में 1 ग्राम कार्बोज है, यानी कि आपको 4 कैलोरीज की ऊर्जा मिल रही है। इससे हमें ये पता चलता है। फिर इसी क्रम में अगर हम अदर से तुलना करें तो ऊर्जादायक 3 तत्व होते हैं। कार्बोज एक हो गया, आप देख ही रहे हैं। फिर एक वसा होता है और प्रोटीन। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ऊर्जा देने का काम करते हैं। अब इसमें अगर बात कर दी जाए कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इसी क्रम में 1 ग्राम प्रोटीन की जब बात आएगी तो प्रोटीन से भी हमें लगभग 4 कैलोरी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी कभी डेसिमल में पूछ लेता है, मतलब 10 मानों में, तो 4.2 की बात होती है। ठीक है, इसी तरह वसा की बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी, लगभग 9 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्ति होती है।
अब ये तीनों को आप देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है 1 ग्राम वसा से। कितनी? 9 कैलोरी। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाले 3 तत्व होते हैं। एक होता है वसा, प्रोटीन और कार्बोज। कार्बोज और प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी देती है, लगभग के अनुपात में, और करेक्ट पूछेगा तो दशमलव लग जाएगा। और 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हुए इसको करते हैं। कार्बोज के कितने रूप होते हैं? कार्बोज को हमने पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक संगठित रूप होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया किससे होती है? जिसे हम जानते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण की। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की उपस्थिति में ये प्रक्रिया किसमें होती है? ये प्रक्रिया पौधों में होती है। कब होती है? सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि दिन में। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है? पौधों में होती है। जिससे क्या करते हैं? वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जल लेते हुए, जड़ों से जल लेते हैं। जल का रासायनिक नाम H2O होता है। इसको लेते हुए ऑक्सीजन छोड़ते हैं वायुमंडल में और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप की बात की जाए कि कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के अणु जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसिड, कार्बोहाइड्रेट के अणु ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये इसके बॉन्ड का नाम है। और अगर प्रोटीन का पूछ ले तो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड से, यहाँ पे हम दोनों इसलिए क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पेप्टाइड को जब भी पढ़ रहे तो गेस करिए कि ये प्रोटीन की ही बात हो सकती है। ठीक है, पेप्टीन, पेप्टाइड, पेप्टोन्स, तो ये क्या है? प्रोटीन में ये बॉन्ड होता है। इसके मतलब सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़े थे। और ग्लाइकोसिड किस में होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के जो संगठित रूप होते हैं, तत्व होते हैं, वो ग्लाइकोसिड बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इनको आपने पढ़ाई होगा कि जानते होंगे, जब आपने MSc BSc या BA MA की तैयारी की होगी तो उस समय कार्बोहाइड्रेट के कई रूपों के बारे में पढ़ा था। आज हम भी उन्हीं रूपों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो ये क्या है? CHO, ये आपका है कार्बोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संगठन से कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज बनता है। इसमें आपका पहला रूप आता है मोनोसैकेराइड। राइटिंग पे मत जाइएगा, शब्दों को ध्यान दीजिए। फिर दूसरा है आपका डाइसैकेराइड, और लास्ट आपका होता है तीसरा रूप पॉलीसैकेराइड। सॉरी, मोनोसैकेराइड में क्या होता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है। अर्थात इसके जो तत्व होते हैं उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब सरलतम, आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं।
डाइसैक्राइड मोनोसैक्राइड की अपेक्षा टफ होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, लेकिन ये भी सरल होते हैं। और पॉलीसैक्राइड ये कैसे तत्व होते हैं? ये कठोरतम होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। ये पॉलीसैक्राइड होते हैं। मोनोसैक्राइड का निर्माण कैसे होता है? मोनोसैक्राइड का निर्माण जब कार्बन एटम आपस में मिले रहते हैं, जब दो से ज़्यादा कार्बन एटम आपस में मिले होते हैं, तो इसे मोनोसैक्राइड का निर्माण होता है। और डाई का निर्माण डाइसैक्राइड कब बनता है? जब दो मोनो प्लस मोनो यानी कि दो मोनो जब आपस में मिलते हैं तब एक डाइसैक्राइड का निर्माण होता है। यानी दो मोनोसैक्राइड के मिलने से आपके डाइसैक्राइड का निर्माण होता है। और पॉलीसैक्राइड में कई सारे तत्वों के, मतलब लाखों की संख्या में तत्वों के मिलने से पॉलीसैक्राइड का निर्माण होता है। इस तरह एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट CHO, सब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज लिखा हुआ है। इसके 3 रूप होते हैं, एक होता है मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड कार्बन के एटम्स आपस में जो जुड़े रहते हैं, एक या दो से ज़्यादा जो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं उसे कहते हैं मोनोसैक्राइड। इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप कहे जाते हैं। फिर डाइसैक्राइड आता है। डाइसैक्राइड में दो मोनोसैक्राइड के मिलने से आपका डाइसैक्राइड बनता है। डाई का अर्थ ही होता है दो, ठीक है। तो दो मोनो के मिलने से आपका बनता है डाई, और यही डाइसैक्राइड जब टूटता है तो ये मोनो में बदल जाता है, ठीक। और तीसरा आपका है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड ये अपने कठोरतम रूप में होता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं मोनोसैक्राइड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। मोनोसैक्राइड में 3 तत्वों की बात की जाती है। 3 कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसे कि सबसे सरलतम ग्लूकोज सबसे सरलतम होता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज, फिर उसके बाद गैलेक्टोज, ठीक है। इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है। तो मोनोसैक्राइड की 3 ग्रुप हम पढ़ेंगे, जिसमें से है पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज आपको पता होगा, जब भी आपकी वीकनेस होती है शरीर में या किसी बीमारी के समय, और या कुछ भी वीकनेस आ जाती है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या ग्लूकॉन-डी पीने की सलाह दी जाती है। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए इसको बोलते हैं करंट एनर्जी भी बोलते हैं, करंट शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि यह बहुत जल्दी आपको एनर्जी देता है, ठीक। ग्लूकोज। इसी तरह फ्रक्टोज और उसके बाद है गैलेक्टोज। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, फ्रा है, जैसे कि आप याद करने के लिए कर सकते हैं फ्रक्टोज, F से फ्रूट, तो फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं। फ्रूट शुगर यानी कि फलों की शर्करा भी इसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को। फ्रा से फ्रक्टोज, फ्रा से फ्रूट शुगर। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को हम न्यूरॉन शुगर कहते हैं। न्यूरॉन क्यों कहा जाता है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका ग्लूकोज हो गया, ये करंट शुगर होता है। जैसे ही हमें वीकनेस महसूस होती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो हमें ग्लूकोज पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये आपको तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है, ये आपके रक्त में घुल जाता है और आपके शरीर में परिसंचरण प्रक्रिया के दौरान पूरे शरीर में प्रवाहित होते हुए आपको ऊर्जा देता है, ठीक है। तो ये आपको ऊर्जा देगा। नेक्स्ट इसमें फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में क्या होता है, इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रूट शुगर क्या होता है, यानी कि फलों की शर्करा।
इसे लैब्यूलोज भी कहते हैं, इसे लैब्यूलोज भी कहते हैं। ये सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी। क्यों? क्योंकि फलों से मिल रही है ना, तो आप इसे गैस लगा सकते हो कि ये फलों से मिल रही है, तो सबसे मीठी शर्करा आपकी फ्रक्टोज हो जाएगी। प्रकृति से मिलने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज की होती है। ग्लूकोज के समान ही सरल संरचना होती है। जैसे ग्लूकोज ईजीएस्ट फॉर्म में होता है, उसी तरह फ्रक्टोज भी ईजी होता है, और फिर ये भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होकर आपके मांसपेशियों में लिपिड में जमा हो जाता है। ये भी फाइनली चेंज होता है। अब लास्ट है इसमें गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को हमने पढ़ा नहीं कि न्यूरॉन शुगर कहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं तंत्रिका। तो न्यूरॉन शुगर सॉरी पेज पर हो गया, यस, न्यूरॉन शुगर इसको बोलते हैं हम गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में सिंपल एक चीज़ समझनी है। गैलेक्टोज होता है जब ग्लूकोज में बदलता है उसके बाद ये शरीर में एब्जॉर्ब होता है। गैलेक्टोज अगर सीधे डायरेक्टली जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये गैलेक्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है। इससे गैलेक्टोसीमिया कैसे? अगर ये ग्लूकोज में नहीं टूटा तो सीधे गैलेक्टोज आपके ब्लड में मिल जाता है, तो ये गैलेक्टोसीमिया बीमारी होती है रक्त में मिलने पर गैलेक्टोज। तो ये इसका काम क्या है? यह न्यूरॉन शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है, यह मस्तिष्क को ऊर्जा किससे मिलती है? सेरेब्रोमाइट्स से। ठीक है, सेरेब्रोमाइट्स एक तंत्र है, तंत्र का ही भाग है सेरेब्रोमाइट्स से का निर्माण करता है गैलेक्टोज। यह क्या करता है? रक्त के साथ गैलेक्टोज जो होता है आपका ग्लूकोज में टूटा फिर रक्त में मिल गया, और रक्त में मिलकर ये सेरेब्रोमाइट्स को पहुंच जाता है। सेरेब्रोमाइट्स क्या करता है? मस्तिष्क को ऊर्जा देने का ये काम करता है। ठीक है, गैलेक्टोज ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज रक्त में मिल गया, रक्त क्या करेगा? सेरेब्रोमाइट्स के पास जाएगा। सेरेब्रोमाइट्स क्या करता है? मस्तिष्क को ऊर्जा देने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूरॉन शुगर। और इसकी अगर ये अपने सरल रूप में नहीं टूटता अर्थात या ग्लूकोज में नहीं टूटता, सीधे रक्त में मिल जाता है, तो गैलेक्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है। गैलेक्टोसीमिया हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया मोनोसेक्राइड। आज हम मानते हैं इसके डाइसेक्राइड को। डाइसेक्राइड में कई रूप होते हैं जिनमें से हमें याद करना है 3 को। सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। सुमाला या फिर सू से आपका हो गया सुक्रोज, मा से हो गया माल्टोज, और ला से हो गया आपका लैक्टोज। ठीक, तो सू मा ला डाइसेक्राइड के ये तीनों फॉर्म हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो बारी बारी से हम इसका डिस्कशन करते हैं। सुक्रोज क्या है? फर्स्ट डाइसेक्राइड में आता है पहला आपका सुक्रोज। इसे मीठी शर्करा भी कहते हैं। जैसे आपके घर में चीनी है, घरेलू चीनी होता है, तो सुक्रोज क्या है? आपकी
घरेलू शर्करा भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये आपके घर में होता है ना चीनी, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये सुक्रोज है। जैसे आप यहाँ पे कैसे कहते हैं, सू से सुक्रोज, सू से शुगर, चीनी। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। गन्ने की शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है चीनी किससे बनाई जाती है, चीनी गन्ने से बनती है, तो इसलिए सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। फिर इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, गन्ने का एक नाम है टेबल शुगर। और चुकंदर की शर्करा, तो ये सारे इसके अंदर नेम है जिनसे हम इसको जानते थे। सुक्रोज को सू से आप जैसे लगाइए शुगर यानी कि चीनी, घरेलू शर्करा, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, टेबल शुगर, और चुकंदर की शर्करा भी इसे कहते हैं। सुक्रोज सुक्रोज यह क्या होता है, इसे साधारण रूप से टेबल शुगर भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, और ये घरेलू चीनी भी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटते हैं। सुक्रोज किस में टूटता है, चाहिए मोनोसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड क्या करेगा, मोनोसैक्राइड आपका मोनोसैक्राइड नहीं, माफ़ करिएगा, ये आपका डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड क्या होगा, अपने सरलतम रूप में टूटने के लिए ये जो डाइसैक्राइड होता है वो मोनो में टूटता है, मोनोसैक्राइड में। इसी तरह ये सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है और ये अपने सरलतम रूप में टूटेगा, तो ये किस में बदलेगा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, और जब ये अपने सरलतम रूप में टूटेगा तब यह शरीर के अदर भागों में जाएगा, यानी कि आपके रक्त में मिलकर शरीर के और अदर ऑर्गन्स में, पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह करेगा, ऊर्जा का प्रवाह करेगा। तो सुक्रोज के अदर नाम क्या है, घरेलू शर्करा यानी चीनी, गन्ने से प्राप्त होती है इसलिए गन्ने की शर्करा, केन शुगर, टेबल शुगर, चुकंदर की शर्करा कहते हैं। सुक्रोज किस में टूटता है, सुक्रोज आपका ग्लूकोज में टूटता है और फ्रक्टोज। और अगर हम इसे उल्टा करके देखेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है। यानी कि कहते हैं ना दो मोनो के मिलने से डाइसैक्राइड बनता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज भी एक मोनो है और फ्रक्टोज भी एक मोनो है। इन दोनों मोनो के मिलने से डाइसैक्राइड बनेगा। वो कौन सा डाइसैक्राइड है, सुक्रोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़े थे डाइसैक्राइड में, एक हो गया आपका सुक्रोज, फिर आपका सेकंड है माल्टोज। माल्टोज का पहला शब्द क्या है आपका, माल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, जौ की शर्करा, जौ की शर्करा बोलते हैं, जौ की शर्करा। यह स्टार्च होता है, अनाज होता है, ठीक है। ग्लूकोज की शर्करा, अनाज की शर्करा, अनाज को भिगो के बनाया जाता है, मंड की शर्करा, ये इसके अदर नाम है। अदर नाम इसके क्या होता है कि इसको जब जौ होता है तो इससे शराब बनाई जाती है, ठीक है, एक लेवल पे जाती है, नहीं कि किलो पे बना दिया जाता है। उसका काम ही शराब के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर जौ की शर्करा होती है, इसे जौ की शर्करा भी बोलते हैं। यह अनाजों के अंकुरण, माल्ट युक्त धान आदि में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माल्टोज आपका किसमें पाया जाता है, अंकुरण में पाया जाता है। अनाजों को जब भिगो के रख देते हैं और उसका अंकुरण होता है तो अंकुरण में माल्टोज पाया जाता है। अब इससे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि माल्टोज किस में पाया जाता है, तो अनाज की या फल में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, स्टार्च में पाया जाता है। तो माल्टोज किस में पाया जाता है, अंकुरण में पाया जाता है। और अंकुरण किसका होता है, अंकुरण अनाज का होता है, ठीक है। तो अनाज के अंकुरण में माल्टोज पाया जाता है। अनाज का स्टार्च पाचन क्रिया के दौरान एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसको ड्रॉ करके बता देंगे मैं आपको एक क्वेश्चन। जब आप अनाज को भिगोते हो तो वो फूल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, उसमें कुछ स्टार्च है। अनाज में स्टार्च ऑलरेडी होता है, पहले से होता है,
तो यह स्टार्च जो होता है पाचन क्रिया, जब हम इसको इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं भोजन को स्टार्च के रूप में जब बन जाता है, तो इस दौरान एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या होता है, स्टार्च आपका माल्टोज में टूट जाता है, माल्टोज में टूट जाता है। तो यह माल्टोज फिर यहाँ पे कौन काम करता है, माल्टेज एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है, कठोर रूप को सरल रूप में तोड़ना एंजाइम का काम है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है एमाइलेज एंजाइम, और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरह आपका ये जो डाइसैकेराइड था आपका इसमें चेंज आता है, मोनोसैकेराइड में हो जाता है चेंज। कोई भी ग्लूकोज वो आपके डाइसैकेराइड चाहे पॉलीसैकेराइड, जब तक वह अपने इजीएस्ट रूप में नहीं आएगा, मतलब सबसे आसान सरलतम नहीं आएगा, तब तक वो ब्लड में मिल के शरीर को पोषण का काम नहीं दे सकता, एनर्जी नहीं दे सकता। इसलिए डाइसैकेराइड हो चाहे डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड हो, उन्हें मोनो में बदलना ही होगा। तो माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है, और माल्टोज को फिर सारे एंजाइम ने आसानी से तोड़ दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। ठीक, तो आपने डाइसैकेराइड का एक पढ़ लिया सुक्रोज, और डाइसैकेराइड का फिर दूसरा पढ़ लिया आपने माल्टोज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सुमाला, जैसे आपको बताया था गैस्ट्रिक। तो नेक्स्ट है आपका लैक्टोज, इससे लगभग सभी लोग परिचित रहते हैं। लैक्टोज किसी भी वर्ड के आगे अगर लैक्ट लग जाता है तो इसे समझिए ज़्यादातर ये दूध से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसे दूध की शर्करा कहते हैं, दूध की शर्करा, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है लैक्टोज। जब यही लैक्टोज हमारे शरीर में जाता है, मतलब दूध हम जब लेते हैं तो ये किन चीज़ों में बदल जाता है, क्योंकि ये भी एक डाइसैकेराइड है, तो यह भी मोनो में टूटेगा। तो ये किन दो चीज़ों में टूटता है, या ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाचन क्रिया के दौरान, या इसमें चेंज हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज आपका सीधे ब्लड में मिल जाएगा, और जो गैलेक्टोज है फिर उस पर प्रोसेस होगा, वो भी ग्लूकोज में मिल के ही आपके शरीर में अवशोषित होगा आपके ब्लड में। ठीक है, तो लैक्टोज किन चीज़ों से अगर बात कर लीजिए, किन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलेंगे तो लैक्टोज का निर्माण होगा। और इसी तरह अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आ जाए तो किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आने पे आपका सुक्रोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आने पे आपका सुक्रोज बनेगा, और ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज आने पे आपका लैक्टोज बनता है। अब लैक्टोज की बात हो रही है, तो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, मानव जगत से, जंतु जगत से। ठीक है, तो इसमें पादप या पादपों से प्राप्त नहीं होता है, पादप से प्राप्त नहीं होता है, या जंतु। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है जंतु जगत। दूध के पाचन की क्रिया में लैक्टोज का अपघटन क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टोज पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, लैक्टोज पर एक एंजाइम कार्य करता है लैक्टेज एंजाइम, या दूध को तोड़ने का काम करता है, और अपघटन के परिणामस्वरूप यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाता है, और आंत में जाकर कई देर रहने के कारण यह लाभदायक जीवाणु पैदा करता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमारा क्या है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर फास्ट रिवीजन करते हैं, चलते हैं।
पहले हमने डिस्कस किया मोनो के बारे में, ठीक है। मोनो में क्या आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर आपका डाइसैकेराइड में क्या आता है, डाइसैकेराइड में आपका आता है सुमाला, बताया था, तो सुमाला। तो सु से सुक्रोज, जिसे हम चीनी कहते हैं, घर की शर्करा। फिर होता है माल्टोज, जो अंकुरित अनाज में पाया जाता है, माल्टोज। और उसके बाद लैक्टोज, इसको बोलते हैं दूध की शर्करा। ये हो गया मोनोसैकेराइड, ये हो गया डाइसैकेराइड। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो आपका बनता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब ही होता है दो, यानी कि दो मोनो बने तो आपका डाइसैकेराइड हो गया। अब पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, इसमें कई सारे तत्व, लाखों की संख्या में कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं, तत्व शर्करा जुड़े जाते हैं अणु, इसी से पॉलीसैकेराइड होता है। यह सामान्यतः स्वाद में तीखे होते हैं। पॉलीसैकेराइड कैसे होते हैं स्वाद में, सामान्यतः तीखे स्वाद आपको देंगे। इनका पाचन देर से होता है, अब इनकी बात कर लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में पहला आपको पढ़ना है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट अक्सर स्टार्च ही होते हैं, स्टार्च। फिर उसके बाद आपको आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। फिर उसके बाद आता है आपका पैक्टीन, और उसके बाद आता है आपका डेक्स्ट्रिन। ठीक, आपको पॉलीसैकेराइड में इतना पढ़ना है, इसके अलावा ही बहुत होता है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्च, भोजन, पौधे जो अपना भोजन होते हैं अपने तनों में, पत्ती में, जड़ में भोजन को संग्रहित किए रहते हैं। तो पौधे स्टार्च के रूप में अपने भोजन का संग्रहण करते हैं। तो यह स्टार्च किसमें होता है, यह पौधे में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में। जंतु में नहीं पाया जाता, स्टार्च पौधों में पाया जाता है, ना कि जंतु में। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज का जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा हो जाता है और कुछ % मांसपेशियों में भी जमा होता है। कौन, ग्लूकोज यकृत में जमा हो जाता है और मांसपेशियों में जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, इसलिए ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य में यानी कि जंतु में संग्रहित होता है एज अ फूड। और सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, हमारे जो पाचन तंत्र है इसका पाचन नहीं कर सकते, अतः सेल्यूलोज हमें कोई भी ऊर्जा नहीं देता है। तो सेल्यूलोज आप कहेंगे कि सेल्यूलोज जब ऊर्जा नहीं देता तो सेल्यूलोज लेते क्यों हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज किसमें होता है, पहले तो आप ये जानिए। सेल्यूलोज जो होता है, अगर आपने तो कभी बायो पढ़ा होगा, तो सेल्यूलोज क्या होता है, ये पौधों की पादप कोशिका पड़ी होगी, तो पादप कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो इसी की बनी होती है, भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका। ये जंतु में नहीं होता, इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स केवल पादप है, इंसानों में नहीं मिलता।
सेलुलोज का काम आगे भी है, हम टेक्सटाइल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेलुलोज का काम क्या है, ये पादप से मिलता है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसे सेलुलोज को रफेज भी कहते हैं, रेशेदार पदार्थ भी कहते हैं। यह कब्ज की समस्या में फायदेमंद होता है। यह आंत की मांसपेशियों का क्रमानुकंचन गति को तेज करता है। इसके लिए बेनिफिशियल है आंत के लिए। आंत में क्योंकि पाचन नहीं होगा, ये एनर्जी नहीं देगा सेलुलोज, तो क्या होता है कि ये आंत में एक गति होती है जिसे कहते हैं क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन गति। तो इस गति के थ्रू यह भोजन को क्या करता है, तेज करता है। मांसपेशियों में क्रमानुकुंचन गति को तेज कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका मल आसानी से निकल जाता है और कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, कब्ज दूर हो जाता है। तो सेलुलोज क्या कर रहा है, सेलुलोज एक रफेज पदार्थ है। इसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, इसलिए यह ऊर्जा भी नहीं देता है। लेकिन इसको हम लेते भी हैं। और क्यों लेते हैं, क्योंकि यह कब्ज की समस्या को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन की जब प्रॉब्लम होती है तो सेलुलोज कहते हैं कि हम रफेज रेशेदार पदार्थों का सेवन करें, तो इससे क्या होगा, हमारी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह हमने नेक्स्ट पढ़ा यहाँ पे पैक्टीन। पैक्टीन आपने जब जैम जेली के बारे में कभी पढ़ा होगा, जैम जेली के समय, तो ये फलों के गूदे से बनता है। इससे भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या होता है कि फलों के गूदे में पाया जाता है। फलों के गूदे में पैक्टीन पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या होता है, या भूरे रंग की एक कोई भी जैसे पदार्थ होता है, बेड होती है, बंद होती है, उसके ऊपर जो भूरे रंग की परत होती है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रीन। इसी की वजह से जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाने में हमें मीठी लगती है रोटी, तो वो किसकी वजह से होता है, आपके डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। तो पॉलीसैकेराइड में हमने पढ़ा कि पॉलीसैकेराइड लाखों अणुओं के मिलने से बनता है। पॉलीसैकेराइड इसलिए इससे आसान नहीं होता है तोड़ना। पहले डाइसैकेराइड तोड़े कि इसको, फिर मोनो तोड़े, तो इससे आसान नहीं होता। ये स्वाद में तीखे होते हैं। इनके कई सारे रूप हमने पढ़े, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, पैक्टीन और डेक्स्ट्रीन। स्टार्च पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही अपने पत्तियों में, जड़ में, तने में संग्रहित किए रहते हैं। ग्लाइकोजन या मनुष्य में पाया जाता है, इसलिए इसको जंतु स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर हमारी यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है। और सेलुलोज का शरीर में पाचन नहीं होता, जिस कारण यह ऊर्जा भी नहीं देता। लेकिन ये किसकी समस्या में फायदेमंद है, यह कब्ज के समस्या को दूर करने के लिए लाभदायक है। पैक्टीन किस में पाया जाता है, पैक्टीन फलों के गूदे में पाया जाता है, जिससे जो जैम जेली बनाने के काम आता है। और डेक्स्ट्रीन यह भूरे रंग का होता है, और इसी की वजह से हमें रोटी खाते वक्त मीठी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट के तीनों रूपों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। अब इसी पे हम आगे चर्चा करते हुए और चर्चा को समाप्त करते हुए अब हम इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन भी इस बारे में बहुत रहते हैं। वो है इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर से हम एक ब्लैंक पन्ना ले लेते हैं, यहाँ पे अब इसको करते हैं जो प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो पहला है इसमें ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या है आपका ग्लाइको, अगर आप इंग्लिश से समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्लाइकोजेनेसिस
ग्लाइकोजेनेसिस। पहले आप अपना पकड़ो, ग्लाइकोजन, इसके पहले का वर्ड क्या है आपका ग्लाइकोजन, और सिंथेसिस होता है जोड़ना। तो याद करने की आपको बता रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, और किसका जोड़ हो रहा है, ग्लाइकोजन का जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन, तो यानी कि ग्लूकोज किसमें बदल रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गया, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में आपका क्या होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलना है, तो इसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। अब इसे कहा जाए ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस या लिसिस भी लोग बोलते हैं इसको। ये प्रक्रिया, लिसिस का मतलब होता है, अगर आपने इस शब्द को समझे तो ये होता है टूटना, तो आपको समझने में आसानी होगी, यानी कि टूटना। और कौन टूट रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा है, ठीक है। कौन टूट रहा है, आपका ग्लाइकोजन टूट रहा है। तो ग्लाइकोजन का टूटना, यानी कि ग्लाइकोजन किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजन चेंजेस इनटू ग्लूकोज, आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होना ग्लाइकोजेनेलिसिस कहलाता है, यानी कि लिसिस में टूटना। किसका टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं, ये क्या है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस, आप पहले का वर्ड को पकड़ लोगे तो ग्लाइकोजन, सिस का मतलब जोड़ना, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। अब यहाँ सिस का मतलब कि ग्लाइकोजन बन रहा है, और ग्लाइकोजन लेसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी टूटना। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, दो टर्म्स और समझने, जिसमें है ग्लाइकोलिसिस, एक है ग्लाइकोलिसिस और एक है ग्लाइकोलियोसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का होता है, ये ग्लाइकोलिस होता है आपका ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लाइकोजन नहीं लिखा है इसलिए ग्लाइको लिखा है, तो ग्लाइको को आप ग्लूकोज समझो। और किसका, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो इट मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लाइकोलिसिस किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज। उसमें क्या था, अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो होता है वो अपने कार्बोहाइड्रेट के किसी रूप में बदल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, और ग्लाइकोलिसिस हो रहा है मतलब जुड़ रहा है। तो ग्लाइको टूटना, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड मतलब कि अपने किसी ऐसे फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि आप कह सकते हो अमीनो एसिड में टूटना, जैसे कि अमीनो एसिड कह सकते हैं टूटना, या इसमें टूटना फैटी एसिड में टूटना। जब ग्लूकोज, लिसिस मीन्स टूटना, ग्लूकोज, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स टूटना। तो ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। अगर ग्लाइकोजेनेलिसिस लिखा होता तो ग्लाइकोजन टूटता। और फिर आपका है ग्लाइकोलियोसिस, इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, तो इसमें सिस मीन्स होता है जोड़ना, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो होगा, पायरुविक एसिड चेंजेस इनटू ग्लूकोज, तो पायरुविक एसिड किसमें बदल रहा है, आपके ग्लूकोज में बदल रहा है। तो ये क्या है, ग्लाइकोलियोसिस और ग्लाइकोलिसिस, सिस में जोड़ना, लाइसिस में टूटना। इतने शब्दों को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो
तो इसमें से हम पीछे की स्लाइड पे कुछ भी अगर फास्ट रिवीजन कर लें तो यहाँ पे है कि ग्लाइकोसिड बॉन्ड क्या होते हैं। ग्लाइकोसिड बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़े होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से कौन जुड़ा होता है, प्रोटीन जुड़ा होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज भी लिखते हैं, CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 ग्रुप पड़े, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कार्बन के 2 से ज़्यादा अणु मिले होते हैं जो मोनोसेक्राइड होते हैं और ये सबसे सरलतम ग्रुप होता है। फिर उसके बाद आपका आता है डाइसेक्राइड। यह 2 मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो डाइसेक्राइड बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड में लाखों अणु मिले होते हैं तब जाके आपका पॉलीसेक्राइड बनता है। इस वजह से इसे तोड़ना आसान नहीं होता, तो यह कठोरतम कार्बोहाइड्रेट का कठोरतम रूप होता है। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड। क्या होता है मोनोसेक्राइड? जैसे कि हमने पढ़ा सबसे सरलतम रूप होता है। यह इसके 3 रूप कौन कौन से? 3 तत्व, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये इसके अंदर के 3 शर्करा हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज सबसे ईजीएस्ट होता है जो हमारे ब्लड में आसानी से मिल जाता है। और फिर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज से आप गैस लगाओ कि फ्रा यानी कि फ्रूट से बना होगा, तो फ्रा और फ्रूट्स, तो फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं, इसलिए यह सबसे मीठी शर्करा होती है। फिर गैलेक्टोज, इसे न्यूरॉन शुगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मस्तिष्क को ऊर्जा देने वाले जो सेरेब्रोमाइट्स होता है उनको बनाने का काम करता है, इसलिए गैलेक्टोज को न्यूरॉन शुगर भी कहते हैं। न्यूरॉन शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज तुरंत शुगर आपको एनर्जी देता है, इसलिए इसको करंट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को इसके नाम से गैस लगाइए, फ्रक्टोज और फ्रूट शुगर, एफ से दोनों स्टार्ट है। गैलेक्टोज न्यूरॉन शुगर। अगर गैलेक्टोज बिना ग्लूकोज में टूटे सीधे आपके ब्लड में मिल जाता है तो गैलेक्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने मोनो, डाई, पॉली का शॉर्ट में पढ़ा। मोनो का में क्या था? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो में था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये इसके तीन ग्लूकोज हो गए शर्करा। और डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉली में आ गया आपका स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टीन, डेक्स्ट्रीन और ग्लाइकोजन। ये एक सिंपल चार्ट है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं। पॉलीसेक्राइड स्वाद में तीखे होते हैं, इनका पाचन देर से होता है। स्टार्च का एग्जाम्पल नहीं दिया था, लेकिन इसका स्टार्च का एग्जाम्पल होगा आपका, एग्जाम्पल साबूदाने को मान सकते हैं क्योंकि साबूदाना स्टार्च का बना होता है। इसके आगे भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्च, ग्लाइकोजन क्या होता है कि ये हमारे यकृत में, मतलब जंतु स्टार्च इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य की यकृत में और मुकुट परसेंट मांसपेशियों में जमा रहता है। स्टार्च पौधों से मिलता है, जंतु से नहीं। सेलुलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, इसलिए ये हमें कोई ऊर्जा देने का काम नहीं करता। बट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सेलुलोज से कब्ज की समस्या दूर होती है। पैक्टीन फलों के गूदे में पाया जाता है जिसे जैम जेली बनाया जाता है। डेक्स्ट्रीन ये भूरे रंग की एक परत होती है, इसी की वजह से रोटी भी खाने में मीठी लगती है। ठीक है। एंड रफेज, सेलुलोज को रफेज भी कहते हैं, रेशेदार पदार्थ। सेलुलोज जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह क्या काम करता है? यह आंत में क्रमानुकुंचन गति को सरल करता है, तेज करता है, जिस वजह से आपका मल शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा 4 प्रोसेस के बारे में, जिसमें एक है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें फर्स्ट के आपको शब्दों को पकड़ना है ग्लाइकोजन, और सिस में जोड़ना ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज आपका जब ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन लाइसिस लगाए, तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोजन जब टूटता है तो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस, बस शब्दों को पकड़ना है आपको। एंड लास्ट स्लाइड थी हमारी, लास्ट टर्म था
ग्लाइकोलिसिस, इसमें ग्लाइकोजन नहीं है, इसी पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे GEN नहीं लिखा है, सिर्फ ग्लाइको। तो ग्लाइको का मतलब होगा ग्लूकोज और लिसिस का मतलब टूटना, तो ग्लूकोज का टूटना। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में ना टूट कर किसी अदर फॉर्म में टूट रहा है, किसी अदर न्यूट्रिशन में, जैसे कि फैट में, प्रोटीन में, अमीनो एसिड, इसमें टूट रहा है, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। ग्लूकोज आपका टूट रहा है पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स टूटना, ग्लूकोज टूटना किसमें, पायरुविक एसिड में। इसका उल्टा क्या होगा, ग्लाइकोनियोसिस, इसमें क्या है, पायरुविक एसिड आपका ग्लूकोज में टूट रहा है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।